गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड स्पीड। आई होप रोज़ की तरह आप लोगों ने रेफरेंस नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे और अपने सामने उन्हें खोल के रखा होगा। देखिए, रेफरेंस नोट्स जो हैं क्लास की समरी है। एक तरह से ये ब्लैक बोर्ड, चूँकि अब ये इंटरैक्टिव मीडियम नहीं है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने की एक पद्धति है कि पहले से कुछ नोट्स आपके पास हों, स्पेशली मैथ्स जैसे विषय में, जिसमें सिर्फ बोल बता के काम नहीं चल सकता, आपको सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, आपको कुछ इलस्ट्रेट करना होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरा ये पैटर्न है कि मैं पहले नोट्स बना के आई थिंक इट इज़ लाइव नाउ। तो इन नोट्स को पढ़ने के साथ जब आप लेक्चर देखेंगे, भले ही आप ये वीडियो कभी भी देखें, शाम को देखें, सवेरे देखें, अभी तो लाइव चल रहा है, इन नोट्स के साथ ही देखें ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग तुरंत स्पीड अप हो जाएगी और लेक्चर का पूरा विषय वस्तु आपको ग्रास्प हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको समय कम लगेगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। और ये नोट्स आपके लिए टेक्स्ट बुक का काम करेंगे, इनफैक्ट चैप्टर द चैप्टर। मैंने लिखा भी है कि नोट्स जो है मैं दे रहा हूँ, जो भी नोट्स हैं लेक्चर, जो कि टॉपिक ऐसा है, इतना ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, हर जगह, हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन में। अब 10वीं क्लासेस लगा के शुरू कर दीजिए, जितने भी रिक्रूटमेंट जॉब्स के कॉम्पिटिशन्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के, IAS PCS तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही। उसके अलावा बैंक है, क्लैट, कैट, SBI है और SSC है। इन सब में ये एक साथ यूज़ होगा। मतलब ये टॉपिक अगर कर लिया आपने तो किसी भी एग्ज़ाम में ये विषय वस्तु आएगी तो आपका कवर है टॉपिक, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही हैं, हर जगह अप्लाई होंगे, इनको समझना है और कंपटीशन की डिमांड के अनुसार अप्लाई करना है। ठीक है, तो मोशन एंड स्पीड का जो टॉपिक है ये बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स और बेसिक फिज़िक्स से में ओवरलैप करता है। अब फिज़िक्स के नाम से घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जनरल साइंस के नेचर वाले भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और हमारी शुरू से अप्रोच रही है किसी भी विषय को समेकित रूप से पढ़ा जाए, यानी होलिस्टिक व्यू लेके पढ़ा जाए, ताकि अगर वही टॉपिक 10 जगह आ रहा है तो आपको 10 जगह अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ा, द टास्क इज डन, काम खत्म। अब ये विषय यहाँ पे पढ़ लेंगे एक बार आप, तो चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम में आए, इन्हीं 3 पेज के नोट से वो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने के साथ आप उसको वर्बली कर लेंगे, मेंटली कर लेंगे। ऑलराइट, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यूँ कहें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तीनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, यूनिट्स हम इसमें रखेंगे किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। सवालों में यही 2 तरह की यूनिट्स होती हैं। इनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर दिया 18/5, ये सबको पता होता है। अगर मीटर पर सेकंड की स्पीड है और किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है तो उसमें रिलेशन ये होता है, यानी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। राइट। सवाल करते समय ये बात ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि सभी राशियों की इकाइयाँ, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों की इकाइयाँ एक ही पद्धति की हों। या तो किलोमीटर आवर वाला फॉर्मेट फॉलो कीजिए या मीटर सेकंड वाला फॉर्मेट फॉलो कीजिए, अन्यथा गलती हो जाएगी, कैलकुलेशन एरर हो जाएगी। सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले तो। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ एट अ स्पीड ऑफ 60 एंड ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ एट स्पीड ऑफ 20। लखनऊ से कानपुर गया 60 की स्पीड पे, कानपुर से लखनऊ वापस आया 20 की स्पीड पे। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ओवर द कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, अब गौर कीजिए, लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, इनफैक्ट जानने की ज़रूरत भी नहीं है, परंतु ये तो तय है कि दोनों जर्नीज में डिस्टेंस सेम है। ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी, जाना और आना, 2 यात्राएं उसने की हैं, दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही रहा है, लेकिन उसने दोनों में स्पीड अलग अलग रखी है। तो कल वाला लेक्चर याद कीजिए। ऐसी दशा में जब आपको एवरेज लेना होता है तो आप सिंपली उन दोनों स्पीड्स का हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं, यानी यह 60 और 20 का हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 60 और 20 का हार्मोनिक मीन कैसे होता है, कल वाला फॉर्मूला याद कीजिए, 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। ऑलराइट,
यहाँ एक कैच है। कैच क्या है? दोनों स्पीड्स को मैंने अलग अलग यूनिट्स में दे रखा है। एक है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप दोनों स्पीड्स को एक ही पैमाने पर रखिए। फाइन। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 72। अब आपको 60 और 72 का हार्मोनिक मीन लेना है। आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, 2 × 60 × 72 डिवाइडेड बाई 60 + 72 आ गया 65.45 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी इस राउंड ट्रिप की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल रही 65.45 किलोमीटर पर आवर। सॉरी। हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि हमारे सवालों में जहाँ भी यूनिट्स ना लिखी हों, आप ये मान लीजिएगा यूनिट्स मीटर पर सेकंड फॉर्मेट में ली जा रही हैं। यानी डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं, टाइम सेकंड में ले रहे हैं। फाइन। क्वेश्चन, ए मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 hours. He travels first half of the journey at rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. Find total journey in kilometers. दिया है कि उसने 10 घंटे यात्रा की। आधी यात्रा में स्पीड कुछ रखी, आधी यात्रा में कुछ और रखी। अब बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी रही? फाइन। देखिए आपको दोनों यात्राओं का समय पता है, दोनों यात्राओं की अलग अलग चाल पता है। बेसिक फॉर्मूला देखिए, जब समय और चाल पता होता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों भागों के लिए अलग अलग दूरियां निकाल लीजिए, उन्हें ऐड कर दीजिए। सिंपल आंसर। फर्स्ट हाफ मतलब पहले 5 घंटे की यात्रा। पहले 5 घंटे की यात्रा में 21 की स्पीड थी, तो दूरी आ गई 5 × 21 105। दूसरे 5 घंटे में 24 स्पीड थी, अगेन डिस्टेंस आ गई 5 × 24 120। कुल दूरी निकालनी है, 120 और 105 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 225 किलोमीटर। फाइन। अगला सवाल लेते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours more than Samir. If Abhay doubles his speed, then he will take 1 hour less than Samir. Then Abhay's speed is what? चलिए इसमें देखते हैं कैसे करना है। मैं आपको डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आप बाद में रियलाइज करेंगे रिवीजन करने के बाद ये वर्बली किया जा सकता है, ये सब बिना पेन चलाए या कम से कम पेन का इस्तेमाल किए। लेकिन चूंकि समझाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए अभय की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और समीर की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम हर चीज़ किलोमीटर और आवर के फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं। ऑलराइट। 30 किलोमीटर की जर्नी है तो अभय टाइम कितना लेगा? अभय की स्पीड a है तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। बेसिक फॉर्मूला देखिए ऊपर, सबसे ऊपर अभय ने लिया 30/a टाइम। समीर ने कितना टाइम लिया? सिमिलरली 30/s लिया। अब पहली शर्त ये दी है कि अभय टेक्स 2 hours more than समीर। इसका मतलब ये हुआ कि 30/a इज इक्वल टू 30/s + 2, यानी अभय द्वारा लिया गया टाइम समीर द्वारा लिए गए टाइम से 2 घंटा ज़्यादा है। इस प्रकार हमको पहली समीकरण प्राप्त हो गई। कल इक्वेशंस वाला क्लास याद कीजिए, इक्वेशंस हर जगह इस्तेमाल होंगी, मेंटल मैथ्स करेंगे तब भी। ओके। अब कह रहे हैं कि अभय ने अपनी स्पीड जब डबल की तो उसकी स्पीड हो गई 2a। फाइन। इस दशा में अब उसको समय कितना लगेगा? दूरी वही है, स्पीड हो गई 2a, तो समय लग जाएगा 30/2a। अब कह रहे हैं कि देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर। इसका मतलब हुआ 15/a इज इक्वल टू 30/s - 1, यानी अभय द्वारा लिया गया समय समीर द्वारा लिए गए समय से 1 घंटा कम है। इस प्रकार हमको 2 इक्वेशंस प्राप्त हो गई। इन दोनों, ये 2 इक्वेशंस हैं जिसमें अननोन a और s है, आपको निकालना है। दोनों नहीं निकालना है, केवल एक ही वैल्यू निकालनी है सिंपली। अब आप देखिए इक्वेशंस को घटा देंगे अगर आप पहले से दूसरे को, तो राइट हैंड साइड में 30/a हो जाएगा, लेफ्ट में मिलेगा 30/a - 15/a, राइट में मिलेगा 2 + 1, यहाँ से a आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि अभय की स्पीड है। यही हमारा आंसर है। इसको आप मेंटली करने की कोशिश कीजिएगा होमवर्क में। आगे आते हैं।
इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखिए बेसिक फॉर्मूला जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये केवल तभी सत्य होता है जब आपकी गति एक बराबर हो। लेकिन असल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक समान चाल से चलें, चाल बढ़ती रहती है, घटती रहती है। यहाँ पे आता है सिद्धांत त्वरण का, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम। दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज नोटेड एज ए। यानी किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट पे यदि कोई बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। इस गति परिवर्तन को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ए से डिनोट किया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये आपने जनरल साइंस में पढ़ा भी होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी कहते हैं, यानी स्पीड, गति बदलने की दर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन किसी बल से प्राप्त होता है, किसी फोर्स से प्राप्त होता है। जैसे जब गाड़ी में आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो उस एक्सेलरेटर से इंजन में और ज़्यादा पेट्रोल जाता है। ज़्यादा पेट्रोल जाएगा तो ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा गैस बनेगी, उस गैस से प्रेशर जनरेट होगा। ये ही प्रेशर फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है या एक्सेलरेट होती है। फाइन। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। स्पीड टाइम के जितने भी सवाल होते हैं ना, उनके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, कुछ इक्वेशन से जिन्हें हम फॉलो करें तो बहुत आसानी से सवाल निकल आएगा और समझ में भी आएगा। इनमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल फॉलो किए जाते हैं। जैसे U कहते हैं इनिशियल स्पीड को, V कहते हैं फाइनल स्पीड को, A एक्सेलरेशन हो गया, T टाइम हो गया। तो एक्सेलरेशन हो गया फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टाइम। यहाँ लिख देंगे इसको A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। यहाँ से T को दूसरे पक्ष में ले जाओ तो V इज इक्वल टू आ जाएगा U प्लस AT। इसे फिजिक्स में कहते हैं गति का पहला समीकरण। ये सीधे सीधे MCQ में आ जाएगा कि बताओ गति का पहला समीकरण क्या है। V बराबर U प्लस AT, V बराबर U माइनस AT, V इज इक्वल टू U प्लस A बाई T। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको याद है तो सीधे सीधे टिक कर देंगे, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। इसे फिजिक्स में गति का पहला समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में यदि A की वैल्यू 0 रख दें तो V इज इक्वल टू U हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक्सेलरेशन ना हो तो स्पीड बदलेगी नहीं, U ही रहेगी हमेशा। वो कभी V और U होगा भी तो U बराबर आ जाएगा V के। हर इक्वेशन कुछ कहता है, एवरी इक्वेशन सेज समथिंग। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड 5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज अप्लाइड, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर टाइम 10। इस सवाल में मैंने यूनिट्स लिखी नहीं है, हम मान के चलेंगे सब कुछ। दूरियां यहाँ मीटर में है, समय यहाँ सेकंड में है, तो ऑफ कोर्स स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम मीटर बाई सेकंड की पद्धति फॉलो करेंगे। इस सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल आपको इक्वेशन में U पता है, A पता है, T पता है, अर्थात शुरुआती स्पीड पता है, त्वरण पता है, कितने समय के लिए वो अप्लाई हुआ वो पता है। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT सीधे लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। V इज इक्वल टू U प्लस AT मतलब U हो गया 5, A है 2, T है 10, 5 प्लस 2 इंटू 10, बॉड मास का रूल अप्लाई किया, आ गया 25 इज फाइनल स्पीड। फाइन। ऑफ कोर्स ये स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के देखते हैं जरा क्या आ रही है इस स्पीड से। फाइनल स्पीड है 25, इनिशियल है 5, टाइम है 10। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। 25 माइनस 5 बटा 10 आ गया 2, जो कि सही है। सवाल में एक्सेलरेशन 2 ही दिया हुआ है, यानी क्रॉस चेक हो गया, हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है। अच्छा देखिए, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो स्पीड बढ़ती है, उसे कहते हैं हम लेट अस एक्सेलरेट और स्पीड अप। लेकिन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो स्पीड घटती है। ये तब होता है जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन से समझते हैं। इसके लिए एक और शब्द है डिसेलरेशन, शायद हिंदी में इसको मंदन कहते हैं शायद। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो गया तो डिसेलरेशन बन गया। अब इसका प्रभाव होगा स्पीड कम करने का।
स्पीड कम होते होते अंत में गाड़ी रुक जाएगी। ये कब होता है? जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक जो होता है रब करता है गाड़ी के पहियों से, और वहाँ भी फोर्स पैदा होता है, फ्रिक्शन, घर्षण बल। मैंने कहा था ना, एक्सेलरेशन अंत में एक बल का ही प्रभाव है। अब वो चाहे डिसेलरेशन हो या एक्सेलरेशन हो, कोई ना कोई बल होगा, कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे होगा। पहले केस में फ्यूल के गैस का प्रेशर था, वो फोर्स था। इस दशा में फ्रिक्शन फोर्स आ गया, सो इससे डिसेलरेशन पैदा होता है। इन दिस केस द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। फाइन, क्वेश्चन देख लेते हैं। A car is moving with speed 10 and brakes are applied with effect of deceleration of 3. Find the time when it will stop. Units are in meter per second. वही इक्वेशन वही है, v is equal to u plus at। क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है आपको? इनिशियल स्पीड पता है, u पता है उस समीकरण में। फाइनल स्पीड 0 हो जानी है क्योंकि गाड़ी को रोकना है। एक्सेलरेशन की मात्रा -3 है, -3 है। देखिए समीकरण में हमेशा ये होता है, कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी चैप्टर, कोई एक क्वांटिटी अननोन होगी, बाकी सब चीज़ें पता होंगी। उस समीकरण को सॉल्व करने का स्किल जिसको आता है वो कोई भी चीज़ कर सकता है, कोई भी प्रश्न हल कर सकता है। दो चरण होते हैं, पहला होता है समीकरण बनाना, दूसरा उसको सॉल्व करना। किसी प्रॉब्लम को समीकरण के रूप में ले आना पहला स्टेप हो गया, उस समीकरण को सॉल्व करके अज्ञात राशि का मूल्य निकालना वो दूसरा स्टेप हो गया। है सब सारा खेल समीकरणों का ही, सब जगह इक्वेशंस ही अप्लाई होते हैं। यहाँ देखिए, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको a पता है। इक्वेशन अप्लाई कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 इज इक्वल टू 10 प्लस -3 इंटू टी। टी यहाँ पे अननोन है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम, तो टी ही निकालना है हमको। ये आ गया 10 इज इक्वल टू 3t, टी आ गया 10/3, 10/3 होता है 3.33 सेकेंड्स। यूनिट्स मीटर और सेकंड में है ना, तो टाइम भी सेकंड में आएगा, यानी ब्रेक लगाने के 3.33 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाएगी। फाइन, दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, त्वरण के अधीन मोशन है, तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? इसका सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वही हो गया इनिशियल स्पीड, टी हो गया टाइम, s हो गया डिस्टेंस। s इज स्टैंडर्ड सिंबल फॉर डिस्टेंस। हमारे इन सवालों में s से डिस्टेंस को दर्शाया जाता है। अब यहाँ देखिए, इस इक्वेशन का मैसेज देखिए, यहाँ अगर हम a 0 करते हैं तो s इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस 0, यानी s इज इक्वल टू यू टी। ये क्या कह रहा है? ये सिंपली वही पुरानी बात कह रहा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी हमारा बेसिक इक्वेशन यहाँ आपको नजर आएगा, किस दशा में? जब एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, सब बातें रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे की तरफ इशारा भी करती हैं, आपको बस उसको रीड करना है, उस मैसेज को समझिए। अगर एक्सेलरेशन ना होता तो हम वही बेसिक फॉर्मूला लगाते, दूरी बराबर चाल गुणे समय या चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन आ गया है, इसलिए दूरी निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड 5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज अप्लाइड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 7। एक कोई वस्तु है, चल रही है, उसकी चाल आपको शुरुआती चाल पता है इनिशियल, उसमें कुछ एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ, कुछ समय बाद उसकी स्पीड ऑफकोर्स बढ़ेगी। फिर पूछ रहे हैं उस समय बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। सिंपली आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, ये फॉर्मूला आपको सीधे से लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा 5 गुणा 7 प्लस 2 इंटू 7 स्क्वायर बाई 2, सारी वैल्यूज रखते जाइए सही सही। ये आ जाएगा 35 प्लस 49 बराबर 84, यानी इस सवाल का आंसर हो गया 84। तो वो डिस्टेंस उसने 84 मीटर ट्रैवल की। हम यूनिट्स मीटर और सेकंड ले रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें घबराइए नहीं, ये हाईएस्ट लेवल है, ये इस चैप्टर का हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर के लेवल का सवाल नहीं आएगा किसी भी कंपटीशन में। एक बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो चीजें स्पष्ट रूप से दिखेंगी और आप मौखिक रूप से सवालों को हल कर ले जाएंगे।
अब देखिए जो गति की पहली समीकरण थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये जो फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम गति की दूसरी इक्वेशन कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों को मिला के एक तीसरी इक्वेशन निकल के आती है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं आपस में, एक तीसरा परिणाम निकल के आता है। फॉर्मूला है वो भी याद कर लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, चली गई दूरी पता है और शुरुआती वेलोसिटी पता, शुरुआती स्पीड पता है, तो आप फाइनल स्पीड v निकाल सकते हैं। कैसे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी यू स्क्वायर प्लस 2as निकालो, वो संख्या जो आए उसका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट लेना आपको आता है, वो हो जाएगा v की वैल्यू। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब टाइम नहीं दिया जाता है। इसमें कहीं देखिए, इसमें t नहीं है, इस फॉर्मूले में t नहीं है, कहीं भी टाइम है ही नहीं। आपको सिंपली a, s और u पता है। मैंने कहा था हर समीकरण का एक ही फॉर्मूला, एक ही पैटर्न है। एक राशि होगी जो अज्ञात होगी, बाकी सब कुछ उसमें दिया होगा। आपको सही समीकरण का चुनाव करना है और अज्ञात राशि को कैलकुलेट करना है। कोई भी चैप्टर हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी चैप्टर हो, इक्वेशंस जहां भी आए उसमें एक ही अप्रोच होती है, एक अज्ञात राशि होगी, बाकी सारी ज्ञात राशियां होंगी। पहला काम है समीकरण बनाना या सही फॉर्मूले को चुनना, और दूसरा स्टेप है उस समीकरण को सॉल्व करना अज्ञात राशि को निकालने के लिए। क्वेश्चन लेते हैं। ए कार इज मूविंग विद स्पीड 10 एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड with effect of deceleration of 3. A car is moving with speed 10 and brakes are applied with effect of deceleration of 3. Of course जब ब्रेक लगा है तो यहाँ एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, डिसेलरेशन होगा ना, मंदन होगा। Find the distance travel before it stops. अब ब्रेक लगा है तो ब्रेक लगने के बाद गाड़ी को रुकना तय है। ब्रेक लगाने के बाद वो कितना चली, कितना डिस्टेंस चली, ये आपको निकालना है। यूनिट्स आर इन मीटर पर सेकंड, मीटर इन सेकंड। देखिए इस सवाल में आपको फाइनल स्पीड पता है 0, क्योंकि गाड़ी तो रुक गई। एक्सेलरेशन यहाँ पे -3 है या डिसेलरेशन है 3, बात एक ही हो गई। इनिशियल स्पीड है 10, आपको s निकालना है, कितनी दूरी चली। लगा देते वही फॉर्मूला, थर्ड वाला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है 0 यानी 0 का स्क्वायर, u है 10 यानी 10 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a है -3, s अज्ञात है। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू s। इसे सरल करेंगे तो 100 - 6s इज इक्वल टू 0। यहाँ से s आ गया आपका 50/3, जो कि होता है 16.67 मीटर। अर्थात ब्रेक्स लगाने के बाद ये गाड़ी 16.67 मीटर और चलेगी। अभी एग्जाम्पल भाई ऊपर वाला है जहाँ पे आपने निकाला था कि ये ब्रेक लगाने के बाद कितना समय चलेगी, यानी इन दोनों को मिला के देखें तो ब्रेक लगाने के बाद इस एग्जाम्पल में हमारी गाड़ी 3.33 सेकंड चलेगी और उस दौरान ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 16.67 मीटर्स। ऑलराइट, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर से दोहरा दें चीज़ों को। हमारे टॉपिक मोशन एंड स्पीड जो है ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों में ओवरलैप करता है। आपके एग्जाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, और गति के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक जो नोट्स बनाए हैं इनको आप रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चंस को वर्बली करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पे एक एक स्टेप समझाता हूँ, इसके बाद आप इसको वर्बली मेंटली करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका अभ्यास होगा, नंबर से आपकी फैमिलियरिटी बढ़ेगी, नंबर से, कैलकुलेशन से, जो कि आप में से बहुत लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, इसलिए ये अभ्यास परम आवश्यक है। कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन में अपने आप को सिद्धहस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका समय बचेगा और आंसर सही निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में भी देख लोगे, जनरल साइंस में भी देखोगे, ये कॉन्सेप्ट यही है टाइम एंड स्पीड का। इसका मैं एक लेक्चर और दूंगा शायद कल, इसमें हम लोग बचे हुए कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। कौन कौन से बचे हुए कॉन्सेप्ट्स? रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये समझ लीजिए इस दुनिया में जितनी भी स्पीड्स हैं वो सब रिलेटिव स्पीड्स ही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ये कैसे है मैं आपको कल बताऊंगा। दूसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी आपने हवा में कोई गेंद फेंकी
तो उसका मोशन, उसका टाइम डिस्टेंस किस तरह निकल के आएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व बल प्रभावी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरा है सर्कुलर मोशन, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा। फिर क्लॉक्स वाले सवाल लेंगे, क्योंकि क्लॉक्स में सुइयां सर्कुलर मोशन पे मूव करती हैं। टिल देन गुड बाय, रिवीजन कीजिए और नोट्स हमेशा डाउनलोड कर लिया करिए लेक्चर से पहले। थैंक यू।